नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा हिंदी व्याकरण के नई गुलमोहर से लेसन नंबर 2 का मैं कल जो आधा चैप्टर कराई थी और बाकी का चैप्टर आज कराऊंगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसका पेज नंबर है 17 और हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी की वर्तनी या लेखन व्यवस्था। तो ये वाला टॉपिक हम देखेंगे, हिंदी की वर्तनी या लेखन व्यवस्था की हिंदी की वर्तनी और उसको लिखेंगे कैसे, उसको कैसे व्यवस्थित किया गया है। तो हिंदी वर्तनी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला टॉपिक है आपका हिंदी की वर्तनी में समस्त व्यंजनों एवं स्वरों को मिलाकर उसी तरह लिखा जाता है जिस तरह से मिलाकर उच्चारित किया जाता है। मतलब हिंदी की वर्तनी की यही विशेषता है कि जिस तरह से हम उसको स्वर के साथ मिलाकर जैसे बोलते हैं उसी तरह से हम उसको लिखते भी हैं। जैसे नीचे एक तालिका दिया गया है, उस तालिके में दिया है, देखिए कैसे इसको लिखा गया है। प के साथ में कैसे स्वर मिला के लिखे गए हैं, प और फिर आगे लिखा गया है प है, इसमें अ तो ऑलरेडी रहता है, सारे व्यंजन में अ छुपा होता है। फिर प पे आ का मात्रा लगा है, मतलब इसमें आ लगा है, ठीक है। फिर पी पे छोटी ई का मात्रा लगा है। फिर प पे बड़ी का मात्रा पी, प पे छोटा ऊ का मात्रा, फिर प पे बड़ा ऊ का मात्रा, फिर प में ऋषि वाला री, प्री, प पे ए का मात्रा पे, प पे ए का मात्रा पे, प पर ओ का मात्रा पो और प पर औ का मात्रा पौ। इस तरह से हम उच्चारण करेंगे प, पा, पी, पू, पू, प्री, पे, पै, पो, पौ। इसी तरह से त के लिए भी दिया गया है त, ता, ती, तू, त्री, ते, तई, तो, तौ आदि। इस तरह से हम इसको स्वरों के साथ व्यंजन को मिला के लिखेंगे, स्वर की मात्राओं के साथ, और इस तरह से हम उच्चारित करेंगे। इसी तरह से नियम दूसरा है संयुक्त व्यंजन कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ठीक है। शब्दों में जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है उन्हें मिलाकर ही लिखा भी जाता है। जिस तरह से स्वर के साथ था कि जिस तरह से हम बोलते हैं स्वरों को व्यंजनों के साथ, उसी तरह से लिखते भी हैं। इसी तरह से व्यंजन को भी जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह से लिखते भी हैं। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है, जैसे देखिए आपका ये उदाहरण दिया हुआ है, बच्चा, पक्का, मिट्टी, गन्ना आदि। मतलब जिस तरह से ब आधा च और पूरा चा, जिस तरह से हम बोल रहे हैं बच्चा, उसी तरह से हम लिखे भी हैं। पक्का मतलब आधा क और पूरा का, ठीक है। उसी तरह से मिट्टी और गन्ना आदि। इस तरह से हम इसको उच्चारित करेंगे। और भी नियम नीचे दिए गए हैं जिसको हम ध्यान से देखेंगे। जिन व्यंजन वर्णों के मध्य में पूरी खड़ी पाई आती है, जैसे क और फ, जिन व्यंजन जो ये व्यंजन आपको दिख रहा है, जैसे में देखिए यहाँ पे क और उसके बीच में दिया हुआ है खड़ी पाई, इसी तरह से फ है उसके बीचों बीच में है खड़ी पाई। उनको हम कैसे लिखते हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। उनको अन्य व्यंजनों के साथ मिलाते समय खड़ी पाई के बाद आने वाले अंश को सीधी रेखा के रूप में कर दिया जाता है। मतलब जो ये आपका व्यंजन है क और फ, उसके पीछे जो दिख रहा है पूंछ की तरह छोटे छोटे, इसको हम सीधी रेखा कर देंगे, उसको हटा देंगे और दूसरे व्यंजन के साथ में जोड़ करके लिखेंगे। तो इस तरह आपके उदाहरण दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे क और फ के लिए। उदाहरण देखिए, क्या जो है उसमें देखिए खड़ी पाई के बाद जो पीछे की जो छोटी सी टेढ़ी रेखा थी उसको सीधा कर दिया। उसी तरह से वाक्य देखिए क में ऐसे ही कर दिया, खड़ी पाई के बाद जो आया है टेढ़ी रेखा उसको सीधा कर दिया। मक्खन, इक्का,
हफ्ता, देखिए फ जो है, हफ्ता जो लिखा हुआ है उसमें जो है फ में जो आधी टेढ़ी रेखा है उसको सीधा करके त में जोड़ा। इसी तरह से उसको आधा लिखने के लिए हम पीछे वाला जो खड़ी पाई के बाद वाला जो लिखा हुआ आती है टेढ़ी रेखा उसको हम सीधा कर देंगे। इसी तरह से कोफ्ता और कोफ्ता आदि। इसी तरह से नियम दूसरे में जाएंगे। नियम 2 में देखते हैं क्या दिया गया है। नियम 2 है आपका, जिन व्यंजन वर्णों में खड़ी पाई अंत में आती है जैसे ख, ग, घ, इधर देखिए यहाँ दिया गया है ख, ग, घ, च, ज, झ, अण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, स, ये सारे हलंत है, इसलिए व्यंजन है। अगर नीचे हलंत नहीं रखता तो इसमें स्वर ऑलरेडी रहता है, तो इसलिए ये जब स्वर हटा है इसके बाद तो जाके ये हलंत लगा है, तभी जाके शुद्ध व्यंजन हुआ है। फिर इनको हम कैसे दूसरे वर्णों के साथ जोड़ेंगे, उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है तथा बचे हुए वर्णों को अलग वर्ण से जोड़ दिया जाता है। इस तरह के जो वर्ण होते हैं जिनके पीछे खड़ी पाई आती है उनका खड़ी पाई हटा देते हैं और जो दूसरा वर्ण आएगा उसके साथ में उसको जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण दिया हुआ है दिल्ली, त्याग, तपस्या, रास्ता, दिव्य आदि। देखिए दिल्ली में जो है ल है, ल का बीच में जो खड़ी पाई है उसको हटा दिया है और पीछे आने वाला ल में उसको आधा जोड़ दिया है। उसी तरह से ये त है त्याग में, तो त का पीछे का खड़ी पाई हटा दिया है, य में जोड़ दिया है और लिख दिया है। तपस्या, स का जो पीछे वाला खड़ी पाई है उसको हटा दिया है और आधा पार्ट जो है य में जोड़ दिया है। पत्ता, रास्ता, दिव्य, व में जो है पीछे का खड़ी पाई हटा दिया है, आगे वाला जो गोल शेप है उसको इसमें य में लिख दिए हैं आदि। इस तरह से आपका दूसरा नियम है। और तीसरे नियम में जाएंगे। तीसरा नियम है गोलाकार व्यंजन। जो गोलाकार व्यंजन होते हैं हमारे, जैसे छ हलंत, ट हलंत, ठ हलंत, ड हलंत, ढ हलंत, द हलंत तथा ह हलंत को अन्य व्यंजनों के साथ कैसे जोड़ते हैं उसको हम देखेंगे कि कैसे जोड़ते हैं। इन व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय गोलाकार व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जो ये गोलाकार व्यंजन है इनके नीचे हम जब लिखेंगे दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ेंगे तो आधा आधा, तो इसके नीचे हम हलंत लगा के वैसे ही लिख देंगे। जैसे उदाहरण है अड्डा, उदाहरण दिया हुआ है गद्दा, मिट्टी, विद्या, चिन्ह, ब्रह्म। इस तरह से अड्डा में देखिए ड में जो है हलंत लगा दिया है और बीच में लिख दिया है ड के बीच में। गद्दा देखिए ग आधा द और फिर उसके बाद से पूरा द और उस पर आ का मात्रा। जब भी हम हलंत लगा के उच्चारित करेंगे उसको हम आधा ही पढ़ेंगे। जैसे मिट्टी आधा ट और पूरा ट उस पर बड़ी का मात्रा, इसलिए इस तरह से हम मिट्टी बोलेंगे। विद्या व पे छोटी ई का मात्रा, द आधा है और य पे आ का मात्रा विद्या। इस तरह से हम लिखेंगे आदि आपके दिए हुए हैं। अब हम जाएंगे आगे। आगे हमारा है संयुक्त व्यंजन र। र को हम किस रूप में लिखेंगे? र व्यंजन को व्यक्त करने के लिए 3 चिन्ह वर्ण बनाए गए हैं। जो र वर्ण है उसको लिखने के लिए 3 चिन्ह बनाए गए हैं। एक तो है र पे हलंत करके लिखना, दूसरा एक जो आपकी ये जो बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटी की बड़ी की मात्रा जो होती है उस तरह का जो लिखते हैं ऊपर स्लीपिंग लाइन के ऊपर बनाते हैं, तो उसको हम रेफ बोलते हैं। और जो ये हलंत की तरह लिखा हुआ है उसको हम पदेन बोलते हैं, तिरछी रेखा जो लिखी हुई है। तो इस तरह से हम इसका कैसे व्यंजन के साथ में इसका कैसे उपयोग करेंगे देखते हैं। पहला नियम क्या है
इसमें देखते हैं पहला नियम में। चलिए नियम 1 देखते हैं। र प्लस स्वर आदि र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र वर्ड से ही लिखा जाता है। जैसे राजा, र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ, राजा। उसी तरह से रुपया, रुपया के लिए र हलंत प्लस उ प्लस प हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस आ, रुपया बनेगा। रोग, र व्यंजन को हम स्वर व्यंजनों के साथ लिख रहे हैं, स्वर के साथ, तो र हलंत प्लस ओ प्लस ग हलंत प्लस अ, रोग हो गया। इसी तरह से आपके नियम पहला है। अब दूसरे जाएंगे। दूसरा नियम में र के लिए क्या दिखा रहा है, दूसरे नियम में र का कैसे हम प्रयोग करेंगे। र प्लस व्यंजन यदि हो तो कैसे हम यूज करेंगे। र और व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे दूसरे वर्ड, जो दूसरा वर्ड आएगा र अगर जो किसी दूसरे व्यंजन के साथ हम मिलाएंगे तो उसके ऊपर जो है हम वो जो आपको बताई थी बड़ी वाली ई के समान जो ऊपर लिखा जाता है उसको हम रेफ बोलते हैं, लिखा जाता है उसे हम रेफ कहते हैं। यह हमेशा व्यंजन के सिरों रेखा के ऊपर लगता है, जो व्यंजन होता है उसके सर के ऊपर लगता है। इस तरह से हम देखेंगे कि एक कैसे इसका उदाहरण दिया, जैसे धर्म, कर्म, दर्द आदि। तो इस तरह से आप धर्म में देखिए मौ पे जो है आपका रेफ का चिन्ह लगा है धर्म, और कर्म में भी है रेफ लगा हुआ है और दर्द में भी रेफ का चिन्ह लगा हुआ है। इस तरह से हम व्यंजनों के साथ में र का उच्चारण करेंगे और लिखेंगे भी ऐसे ही, जैसे ही उच्चारण करते हैं लिखते भी वैसे ही है। अब आपका दूसरा है, तीसरा वाला, व्यंजन प्लस र आए तो यदि कोई अन्य व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को तीसरे वर्ड रेफ से लिखा जाता है। इसे खड़ी पाई वाले व्यंजन में खड़ी पाई के निचले भाग में हुक की तरह से लगाया जाता है तथा गोलाकार व्यंजनों में हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह से देखिए क वाले में दिया गया है कि खड़ी पाई वाले व्यंजन में कैसे हम इसको लगाएंगे। खड़ी पाई वाले व्यंजन में देखिए आप लोग, देखिए आपका खड़ी पाई वाला व्यंजन है क, तो क के नीचे लगाया हुआ है क्रय, इस तरह से दिया हुआ है। प है जो आपका खड़ी पाई वाला व्यंजन, तो उसमें दिया हुआ है नीचे लगाया हुआ है र, प्राण, ऐसे बोलेंगे प्रताप, भ्रम आदि। इस तरह से द में द्र बोलेंगे और ह में ह्री बोलेंगे। इस तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे। और खड़ी पाई वाला व्यंजन यदि स और प्लस र होगा तो कैसे बोलेंगे। स और र मिलके आपको पता होगा कि बनता है श्र, श्र बनता है, तो स और र मिलके श्र बनेगा और स प्लस री बन के श्री बन जाएगा। तो देखिए श्र बना उधर, इधर श्री बना है, जैसे परिश्रम, आश्रय, श्रीमती, श्रृंगार, श्रृंगाल आदि। इस तरह से आपका स और र से बनेगा। गोलाकार व्यंजन जैसे ट और ढ हो और र हो तो कैसे बनेगा, तो उनके साथ हम इसको दोहरा पदेन बनाएंगे। चिन्ह हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है, जो आपका पदेन लगता है उसके साथ एक और जोड़ के बनाते हैं, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन। गोलाकार जो व्यंजन होगा उसमें, जैसे ट आपका गोलाकार है, इसमें ड आपका गोलाकार है, तो उसमें हम उसको दो दोहरा पदेन लगाएंगे और इस तरह से र का हम प्रयोग करेंगे, ड्रिंक आदि। अब हम आ गए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, इसको देखिए ध्यान से। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है हमारे मूल रूप से 3 होते हैं, क, छ, त्र और ज्ञ। तो क, छ वर्ड कैसे बनता है। क, छ वर्ड बनता है आपका क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ। क और स को मिला के ही क, छ बनता है और इसके
उदाहरण जैसे शिक्षा, दीक्षा, यक्ष, दक्ष आदि ये उदाहरण है आपके। कछा वर्ण जो है क और स वर्णों को मिलाने से बनता है। अब हमारा दूसरा वर्ड है त्र। ये संयुक्त, आप जब व्यंजन पढ़ते होंगे तो उसमें लास्ट में नीचे दिया होता है कछ त्र ज्ञ, ये जो है लास्ट में दिया होता है व्यंजन वर्णमाला में। तो फिर अब हम देखेंगे त्र। त्र जो है त और र, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ से बनता है त्र। तो इसके उदाहरण है इत्र, पुत्र, मित्र, यात्रा, इस तरह के इससे बनते हैं शब्द। ज्ञ, ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन जो है वो हमारा ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ से बनता है ज्ञ संयुक्त व्यंजन। उसके कुछ शब्द बने हुए हैं जिसके उदाहरण इधर दिया हुआ है। आज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान आदि। हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में होने लगा है, अर्थात जो ज्ञ है उसको आधा ग और य के रूप में हिंदी में होने लगा है। प्रयोग आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। कुछ हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती है जिनको इधर तालिका में दिया हुआ है कि किस तरह से ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। अगर अशुद्ध है तो क्यों अशुद्ध है, ये कैसे शुद्ध होंगे। तो स्वर एवं उनकी मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। शुद्ध अशुद्ध शब्द आपका इधर दिया हुआ है अद्वितीय, तो शुद्ध शब्द इधर दिया हुआ है आपका, कैसे लिखेंगे अद्वितीय। तो अद्वितीय में देखिए त पे इधर जो मात्रा दिया हुआ है अशुद्ध में, उसमें छोटी ई का मात्रा दिया हुआ है, लेकिन ये इधर शुद्ध में बड़ी ई का है। अर्थात छोटी ई का मात्रा जब अगर जो आप अद्वितीय में लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका राइट होगा जाके बड़ी ई का मात्रा। इसी तरह से और भी है अत्याधिक है। अत्याधिक में अत्या य पे आ का मात्रा नहीं रहेगा, अत्यधिक होगा, ये हट जाएगा। आधीन है, जो कि आधीन शब्द शुद्ध नहीं है, आपका अधीन शब्द शुद्ध है, अ होगा, आ नहीं होगा, अ होगा। उसी तरह से आयु, आयु जो है आप लिखे जो वो आयु शब्द जो है छोटा ऊ का मात्रा होगा, बड़ा ऊ का नहीं होगा। आशीर्वाद, जो आशीर्वाद शब्द है वो आप देखिए छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है, और जो ये आपका रेफ है जो वो व पे रहेगा, न कि स के पास रहेगा। कई बार स के पास दे देता है, तो आप ध्यान रखिए। दूसरे वाले कॉलम में देखिए आशीर्वाद के लिए आ स पे बड़ी ई का मात्रा, और उसके बाद से व पे आ का मात्रा और उस पे र रहेगा, न कि स के पीछे, इसलिए व पे रहेगा मात्रा और द। आशीर्वाद इस तरह का शुद्ध हुआ। उन्नति, उन्नति में बड़ी ई का मात्रा दिया हुआ है जबकि उसमें छोटी ई का मात्रा रहेगा। इसी तरह से और भी सारे इस तालिका में उदाहरण दिए होंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे मात्राएं कैसी रहेगी, इसको आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस ही एक मात्र ट्रिक होता है पढ़ाई की, न कि कोई ट्रिक अलग से नहीं आते हैं। प्रैक्टिस करेंगे वही आपकी ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कुछ री और र की अशुद्धियाँ, अर्थात मतलब जो हम री पढ़ते हैं स्वर वाले और व्यंजन वाले र, इनकी किस तरह की अशुद्धियाँ हो सकती है हमसे। ऋतु, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऋतु, ऋतु शब्द जो है वो अशुद्ध है। शुद्ध होगा ऋषि वाला स्वर वाला री और त पे ऊ का मात्रा, ये शुद्ध होगा आपका ऋतु। इसी तरह से श्रृंगार नहीं होगा, श्रृंगार होगा। कृपा नहीं होगा, उसका कृपा होगा। ऋषि नहीं होगा, ऋषि होगा। इस तरह से र पे ई का मात्रा लगा के ऋषि लिखा है, ये नहीं होगा, आपका स्वर वाला री होगा, स्वर। इसी तरह से ज्ञ और ग य के संबंध में, ज्ञ के संबंध में अशुद्धियाँ होगा। कैसे शुद्धि इसको शोधन करेंगे, देखो यहाँ योग्य दिया हुआ है, तो आप लिखते हैं यो और ज्ञ, ग और य। विज्ञान एक गलत शब्द है, आपका होगा वि
और ज्ञा और न, इस तरह से संयुक्त वाला ज्ञ, संयुक्त व्यंजन। इस तरह का संयुक्त व्यंजन हम नहीं लिखेंगे। स और स के संबंध में अशुद्धियाँ कैसे है, तो देखिए देश, देश ऐसे नहीं लिखेंगे, छोटा सा नहीं रहेगा, इसमें बड़ा सा रहेगा। देश में, शासन में छोटा सा नहीं रहेगा, बड़ा सा रहेगा। शासन में, प्रसाद में देखिए प्रसाद में बड़ा सा नहीं रहेगा, छोटा सा शुद्ध है। उसी तरह से पुष्प में जो है षटकोण सा जो है वो सही होगा, न कि मूर्धा सा मूर्धन्य सा जो है पुष्प में वो रहेगा। उसी तरह से भविष्य, भविष्य में भी मूर्धन्य सा ही रहेगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने की इसकी ज़रूरत है। आप लोग ध्यान से इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। अनुनासिक तथा अनुस्वार तथा अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है, उसकी कहाँ पे अनुस्वार लगता है और कहाँ पे अनुनासिक, इसको आपको देखना है। जैसे गांव दिया हुआ है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जो आप ध्यान से देख पाएंगे। हाँ, अब चलिए गांव जो है, गांव को कैसे लिखेंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे और वह लिखेंगे गांव, ऐसे शब्द होगा। आंधी, आंधी गलत है। आप आंधी में चंद्र बिंदु और ध पे बड़ी का मात्रा। गांधी भी ऐसे, गांधी में चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, उस पे डॉट लगेगा। फिर चांद, चांद में जो है डॉट नहीं रहेगा, चंद्र बिंदु रहेगा। कांच, कांच में डॉट नहीं रहेगा, चंद्र बिंदु रहेगा। पांचवा, पांचवा में भी चंद्र बिंदु रहेगा, डॉट नहीं लगेगा सिर्फ। इस तरह से ये हमारा व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ समाप्त हुए। आगे हम बढ़ेंगे, टॉपिक हमारा है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, उनको तोड़ना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए दिया हुआ है, आपने देखा था कि लिखित भाषा में शब्दों की रचना भिन्न वर्णों, स्वर तथा व्यंजन के मेल से होती है। यदि यह जानना हो कि किस शब्द की रचना कौन से वर्ण से हुई है, तो हमें उस शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना होगा। शब्द के स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके दिखाने से ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखिए कुछ उदाहरण इधर दिए हुए हैं नीचे तालिका में। तालिका है आपका, देखिए कमल, कमल को कैसे हम तोड़ेंगे। कमल का वर्ण विच्छेद होगा क हलन प्लस अ प्लस म हलन प्लस अ ल हलन प्लस अ। इस तरह से कमल को हम तोड़ देंगे तो हमको इस तरह से मिलेगा, कुछ स्वर मिल गए, कुछ व्यंजन मिल गए। व्यंजन जो होगा हमेशा उस पे हलंत लगा के ही हम उसमें से स्वर को अलग करेंगे। अगर जो व्यंजन पे हलंत नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी हम व्यंजन में से स्वर को अलग करेंगे तो व्यंजन पे ध्यान रखिएगा, हमेशा हलंत लगाएंगे। लड़का, लड़का जो है उसका ल हलंत प्लस अ प्लस ड हलंत प्लस अ, उस तरह से क हलंत प्लस आ, इस तरह से लड़का का होगा। उसी तरह से बोतल का ब हलंत प्लस ओ, त हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस आ, इस तरह से बोतल हो जाएगा। इसी तरह से रोगी दिया हुआ है र हलंत प्लस ओ, ग हलंत प्लस ई, बड़ी ई। इसलिए इस तरह से होगा, जिस तरह की मात्रा लगी होगी वही स्वर उसके पीछे हम लगाएंगे। यदि आ का मात्रा लगा होगा तो आ लगाएंगे और उस व्यंजन पे हम हलंत लगाएंगे। यदि छोटी ई का मात्रा होगा तो उसके पीछे हम छोटी ई लिखेंगे, बड़ी ई का मात्रा होगा तो बड़ी ई लिखेंगे। और हलंत को ज़रूर लगाएंगे व्यंजन में, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें से स्वर हट रहा है तो आधा हो जा रहा है। व्यंजन हमेशा आधा ही होता है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। पैसा, पैसे के लिए हम कैसे करेंगे, प हलंत प्लस आई, आई प्लस स हलंत प्लस आ, पैसा। इस तरह से बनेगा। रुपया, र हलंत प्लस उ, प हलंत प्लस अ, य हलंत प्लस आ, इस तरह से हमारा रुपया बनेगा। रिक्शा, र हलंत प्लस ई, क हलंत प्लस स। देखिए यहाँ पे ध्यान से, क हलंत जो है
क आधा है इसलिए इसमें कोई स्वर नहीं है तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे। अब स में स्वर है तो स को हम हलंत करेंगे और आ हटाएंगे, उसमें आ का मात्रा है तो इसलिए आ को हम अलग करेंगे। इसी तरह से अनुस्वार के लिए देखिए ब हलंत प्लस अ। उसी तरह से फिर अनुस्वार के जगह पे हम डॉट नहीं लगाएंगे, वहाँ सीधा ही लिख देंगे अनुस्वार। द हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ। इस तरह से बंदर बनेगा हमारा। जहाँ पे भी अनुस्वार आता है आपको डॉट नहीं लिखना है या उसका चिन्ह नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट ही वो शब्द लिखना है अनुस्वार। इस तरह का शब्द लिखेंगे हम प्रातः। इसी तरह से विसर्ग के लिए भी है। विसर्ग भी जब आएगा तो हम पूरा विसर्ग ऐसे लिखेंगे शब्द, ना कि उसका चिन्ह लगा देंगे, चिन्ह नहीं लगाएंगे, हम उसको लिखेंगे विसर्ग। प हलंत प्लस र, अ प्लस आ हलंत प्लस त प्लस अ हलंत प्लस विसर्ग। इस तरह से प्रातः बनेगा। विसर्ग हम पूरा लिखेंगे क्योंकि विसर्ग का हम चिन्ह नहीं लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से आज्ञा। आज्ञा का हम जब संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आते हैं तो उसको हम पूरा तोड़ते हैं। जिस तरह से ज्ञ बनता है उसको हम अलग करेंगे। आज्ञा आ हलंत प्लस ज हलंत प्लस इया। ज और इया मिलके ही आपका ज्ञ बना है और प्लस आ। इस तरह से बन गया आपका आज्ञा। अगर जो आप ज्ञ लिख के आ लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको पहले उसको संयुक्त व्यंजन को भी आपको तोड़ना है। तो संयुक्त व्यंजन किससे बनता है? ज्ञ। तो ज और इय से बना है तो इसलिए ज और इय लिखेंगे, उस पर हलंत होगा। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन आपका श्रीमती है। श्रीमती वाले शब्द में हम इसी तरह से लिखेंगे। श्र कैसे बनता है तो इसी तरह से स और र से बनता है श्र, तो स लिखेंगे हलंत प्लस र हलंत प्लस ई, बड़ी ई है, प्लस म प्लस अ हलंत, सॉरी अ पे कभी हलंत नहीं होता है, प्लस त हलंत प्लस ई, बड़ी ई। इस तरह से श्रीमती बनेगा। रक्षा। रक्षा के लिए हम देखेंगे कि कैसे। कछा जो है हमारा संयुक्त व्यंजन है तो इसको हम पहले तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। र हलंत प्लस, देखिए र, क जो है क हलंत प्लस स, क और स से ही कछा बना है, प्लस आ, रक्षा। इस तरह से बनता है। आगे चलते हैं विद्वान। विद्वान के लिए हम देखेंगे व हलंत प्लस ई, द हलंत प्लस व, आ हलंत, न हलंत प्लस अ। इस तरह से विद्वान बनेगा। अब मिट्टी के लिए भी देख लीजिए, मिट्टी कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें ट जो है एक आधा ट है, एक पूरा ट है, तो एक ट के पास में हम जो आधा वाला रहेगा उसमें कोई स्वर नहीं है तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। म हलंत प्लस ई, मतलब छोटी ई है तो हम छोटी ई लिखेंगे, प्लस ट हलंत। ट हलंत क्योंकि ट आधा है उसमें कोई स्वर नहीं है तो इसलिए पीछे स्वर नहीं लगाएंगे, प्लस ट हलंत एक पूरा ट है और प्लस बड़ी ई का मात्रा है तो इसमें से बड़ी ई अलग करेंगे। जब भी हम अलग स्वर करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो स्वर डायरेक्ट लगाते हैं, लिखते हैं, न कि उसकी मात्रा। इसीलिए जब हम स्वर ही लिखते हैं तो अनुस्वार और विसर्ग के लिए भी हम अनुस्वार और विसर्ग ऐसे शब्द लिखते हैं, न कि उसकी चिन्ह। इसी तरह से और भी आगे देखते हैं हमारा क्या है। अब हम और आगे देखेंगे। आगे हमारा है कुछ और शब्द जैसे सर्फ है, प्रकाश है, स्वस्थ है, अप्सरा है, इस तरह का है शब्द। अतः है, जैसे अतः के लिए अभी मैं बताई आपको विसर्ग डायरेक्ट लिखना है, न कि उसकी चिन्ह लगाना है। चांदनी है, गंगा है, गंगा में देखिए अनुस्वार है तो आपको अनुस्वार शब्द लिखना है वहाँ पे, न कि उसकी चिन्ह लगानी है। दांत है, इस तरह से आपके हैं सारे शब्द। इस तरह से आपके ये लेसन समाप्त हुआ। और इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं ये सब हमने सीखा में देखेंगे कि हमने आज क्या क्या हम सीखे हैं आज और कल वाला वीडियो में भी। तो कल वाले क्लास में हम सीखे थे स्वर। स्वर क्या है? स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, स्वर वे है। व्यंजन क्या है?
व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता, वो स्वर के सहारे बोला जाता है। जब भी व्यंजन स्वतंत्र होगा उसके नीचे हलंत आ जाएगा तो जाके व्यंजन बनेगा, पूरा मतलब शुद्ध व्यंजन होगा। हिंदी में जिस तरह व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोला जाता है उसी तरह मिलाकर लिखा भी जाता है। हम लोग ये सीखे हैं कि जिस तरह से हम उच्चारण करेंगे स्वर और व्यंजन को उसी तरह से हम लिखेंगे भी। इसलिए हिंदी में स्वरों को 2 तरह के वर्ण पाए जाते हैं। मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्ण को मात्राएं कहा जाता है। और हिंदी में संस्कृत में आए हुए री का उच्चारण समाप्त हो चुका है। हिंदी में इसका उच्चारण र पे ई का मात्रा के रूप में किया जाता है। री के तो री का समाप्त हो चुका है हिंदी में। संस्कृत से आया हुआ है री, जो र पे ई का मात्रा लगा के हम उसके रूप में उच्चारित करते हैं। अनुनासिक स्वर, नासिक स्वर का विकास हिंदी में हुआ है, जो चंद्र बिंदु के रूप में हम लिखते हैं। चंद्र बिंदु सिर के ऊपर लगाया जाता है और इसी तरह से शब्द के मध्य में अनुसार का उच्चारण उसके आगे आने वाले व्यंजन के नासिक के रूप में किया जाता है। इस तरह से आपके है ये, यहाँ देखिए ये हमने सीखा है पेज इसमें। अब देखेंगे हिंदी में र व्यंजन के उच्चारण के लिए 3 स्थितियाँ मिलती है, जैसे र पे हलंत स्वर के साथ, र हलंत व्यंजन के साथ बनाए गए हैं तथा तीनों वर्णों में भिन्न उच्चारण स्थितियों के लिए रेफ और पदेन का प्रयोग किया जाता है और र का। शब्द की रचना जिन वर्णों से हुई है उन वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात जो शब्द वर्णों से बने हैं उनको अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब हम अभ्यास कार्य में आ जाएंगे। आपके अभ्यास कार्य में क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न है, वर्णमाला में मात्रा चिन्ह क्यों बनाए गए हैं? वर्णमाला में मात्रा चिन्ह इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम व्यंजनों के साथ लगाकर उसकी लिख या पढ़ सके। फिर इसमें दिया हुआ है ध्वनि तथा वर्ण, स्वर और व्यंजन। अब अगला है आपका सही गलत। सही गलत हम देखेंगे क्या है। ध्वनि तथा वर्ण, ध्वनि क्या होता है, वर्ण क्या होता है? मुख से उच्चारित ध्वनियाँ जो होती है। वर्ण जो है हम स्वर व्यंजन ये सब जो आते हैं। स्वर क्या होता है? अ आ, छोटी ई बड़ी, ये जो होते हैं आपके स्वर होते हैं। व्यंजन क ख ग घ होते हैं। व्यंजन क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर अंतस्थ होते हैं य व र ल। फिर उसके बाद से उष्म होते हैं स स स र, ये आपका उष्म व्यंजन होते हैं। उस तरह फिर और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं क छ त र ज्ञ। ये 3 आपके संयुक्त व्यंजन आप पढ़े होंगे। अब सही और गलत का निशान देखेंगे। सही गलत का निशान क्या होता है? पहला दिया हुआ है, हिंदी में री का उच्चारण स्वर के रूप में ही होता है। ये सही बात है या गलत? स्वर के रूप में होता है क्या? नहीं, हिंदी में तो र पे ई का मात्रा लगा के किया जाता है, न कि स्वर वाला री, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। अब दूसरा है, अनुनासिक एवं नासिक के व्यंजन क्या है? अनुनासिक एक नासिक के व्यंजन है, ये भी गलत है। अनुनासिक एक नासिक के व्यंजन नहीं है, एक नासिक के स्वर है। इसी तरह से रेफ र ध्वनि का एक लिखित चिन्ह है, सही बात है। रेफ जो है र ध्वनि का एक लिखित चिन्ह है, रेफ। शब्दांत में अनुस्वार का उच्चारण म के रूप में होता है, ये भी सही है, म के रूप में होता है। कछ वर्ण की रचना क और स से मेल से हुई है, ये भी सही है। क और स से ही बना है कछ, और ज्ञ वर्ण जो है ग और य से बना है, ये बात दिया हुआ है। ग य से बना है, न कि ग य से, ये गलत दिया है। तो आपको ग और य से बना है ज्ञ, ज और य से ज्ञ बना है, न कि ग य से। ज और य, च छ ज जो आता है, ज प्लस य से बना है ज्ञ, न कि ग य से बना हुआ है। इस तरह से पहला वाला आपका रॉन्ग हो गया, दूसरा वाला भी रॉन्ग है, तीसरा, चौथा, पांचवा राइट है, और छठवां नंबर का जो है वो रॉन्ग हो गया है। ध्यान से देख के कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। अब आगे चलेंगे।
आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान में पहला दिया हुआ है अरबी, फारसी आदि भाषाओं में आने वाली ध्वनियाँ को क्या कहते हैं, तो आगत कहते हैं, न कि नहीं, आगत कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी शब्द 6 के लिए हिंदी शब्द है, क्या है, हिंदी शब्द है 6, न कि 6। त वर्ग की ध्वनियों के लिए पहले स्वर वर्ण का उच्चारण न होता था। अनुस्वार एक नासिक के क्या है, व्यंजन है, न कि स्वर है। अनुनासिक एक व्यंजन है, नहीं, वो स्वर है। इस तरह से आप आगे देखेंगे। संस्कृत में री का उच्चारण स्वर के रूप में होता है, सही बात है, संस्कृत में स्वर के रूप में ही होता है, हिंदी में आके र पे ई का मात्रा लगा के री के रूप में होता है। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। शुद्ध रूप में हम लिखेंगे, आगे वाला टॉपिक है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अशुद्धि शोधन करना है आपको। अशुद्ध शब्द दिए गए हैं उसको शुद्ध करना है। आयु, आयु में देखिए मात्रा लगा हुआ है बड़ा ऊ का, जबकि होगा छोटा ऊ का। उसी तरह से कवि, कवि में दिया हुआ है बड़ी ई का, लगेगा छोटी ई का। नमस्कार में जो स जो है बड़ा स दे दिया है आपका, यहाँ पे लगेगा छोटा स। गांव जो है, गांव पे बस ये बिंदी दिया हुआ है, बिंदी नहीं होगा, डॉट नहीं होगा, सिर्फ उस पर चंद्र बिंदु लगेगा तो जाके गांव बनेगा। फिर श्रृंगार दिया हुआ है, श्रृंगार नहीं, शब्द शुद्ध नहीं तो श्रृंगार होता है। इसी तरह से यज्ञ, यज्ञ में आधा ग और य दिया हुआ है, वो यज्ञ नहीं होगा, ज्ञानी वाला ग होगा, ज्ञ, यज्ञ। चिन्ह, चिन्ह में आधा न दे दिया है, जबकि ये हलंत लगेगा ह पे, फिर पूरा न होगा। बीमार, बीमार देखिए मात्रा जो है मिस्टेक हुआ है इसमें, ब में छोटी का मात्रा दिया हुआ है, इसको बड़ी ई का मात्रा बनाना है और लिखना है आपको। आगे देखेंगे हम। दिए गए संयुक्त व्यंजनों से उदाहरण के रूप में अनुसार 2-2 शब्द बनाइए। ये जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं इसका 2-2 शब्द बनाना है। ये आप खुद से कर लीजिएगा, मैं तो अपने मन से बना के इसका लिख दी हूँ। आप अपने मन से कुछ और भी शब्द ढूंढ के लिखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखी हूँ वही वाला शब्द आप भी लिखिएगा। तो आप अपने माइंड से अपना शब्द बनाइएगा और लिखिएगा। आपके संयुक्त वर्ण पहले में दिया हुआ है र हलंत प्लस थ, अर्थात आधा र रहेगा और थ रहेगा, उससे बनने वाले शब्द 2 शब्द आपको लिखने हैं। इसमें मैं लिखी हूँ अर्थ और व्यर्थ। दूसरे वाले में ख हलंत प्लस य मतलब ख्य है, ख्य से बनने वाले शब्द आपको लिखना है, सोच के लिखिएगा। मैं लिखी हूँ ख्याति और प्रख्यात। इस तरह से तीसरे वाले में है क्य मतलब आधा क और य मिलके ऐसे वाले शब्द जो है वाक्य, साक्य, इस तरह का। इसी तरह से हम देखेंगे आगे चौथा वाला जो है ट और पूरा ट, अर्थात आधा ट और पूरा ट से बनने वाले शब्द जैसे मिट्टी, पट्टी, चिट्ठी, इस तरह के होंगे। आप भी और भी शब्द ढूंढिएगा और सेम टू सेम नहीं, अलग कीजिएगा कुछ। पे हलंत प्लस र, अर्थात प में आधा, प में र लगा है प्र। इस तरह से प्रेम, प्रार्थना आदि शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपका, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। अभी हम लोग आगे किए थे वर्ण विच्छेद, कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे आपके इधर, उनका वर्ण विच्छेद करना है। पहला दिया हुआ है पल्लव, तो पल्लव का होगा आपका प हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस, क्योंकि ल आधा है एक पूरा ल है, तो फिर ल हलंत प्लस अ व हलंत प्लस अ, इस तरह से पल्लव होगा। संगीत के लिए देखिए क्या होगा, स हलंत प्लस अंग, ठीक है, प्लस ग हलंत प्लस ई प्लस त हलंत प्लस अ, संगीत। इस तरह से हम लिखेंगे। ये अंग नहीं होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अनुस्वार न कि अंग, ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे अनुस्वार लिखेंगे।
अंग लिख देना सही नहीं होता है, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे अनुस्वार लिखिएगा। संगीत में राष्ट्रीय, अब राष्ट्रीय में जाएंगे। र हलंत प्लस आ, स हलंत प्लस ट हलंत प्लस ई प्लस री प्लस य हलंत प्लस अ, राष्ट्रीय। इस तरह से यहाँ य में हलंत लगेगा, हलंत छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसी तरह से चमन, चमन में देखिए च हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ, न हलंत प्लस अ, चमन। इस तरह से बनेगा आपका शब्द। अब ध में देखिए, ध आधा है इसलिए इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ध पे हलंत तो लगेगा पर पीछे कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए अ नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद य लिखेंगे, य पे हलंत प्लस आ, न हलंत प्लस अ, ध्यान। फिर आगे देखेंगे हम प्रेम, प्रेम के लिए कैसे हम लगाएंगे। प हलंत प्लस र हलंत प्लस ए प्लस म हलंत प्लस अ, प्रेम। यज्ञ, यज्ञ में ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है, तो इसलिए हम उसको अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, न कि उसको ज्ञ लिख देंगे। य हलंत प्लस अ, ज और य से ज्ञ बनता है, तो ज हलंत प्लस य प्लस अ। इस तरह से आपका बनेगा ज्ञ। अब हमारा है 8वां नंबर है रक्षा। रक्षा का इसी तरह से र हलंत प्लस अ, क और स से बना है कछ, और इस तरह से अ। इस तरह से बनेगा आपका रक्षा। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण के लेसन नंबर 2 का बैक एक्सरसाइज के साथ पूरा कंप्लीट हो गया। आज का क्लास कैसा लगा आप बताएं कि कैसा है। लाइक करें, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बड़े आनंद के साथ हम अगले चैप्टर को नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका संधि। इसी तरह से जो हम ये अभी पढ़े हैं वर्ड विच्छेद, उसी तरह से संधि में भी बहुत ही आनंद आएगा, और अगला चैप्टर हम करेंगे। तो आप बताएं कि कैसा रहा आज का क्लास। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।